लेक्चर में हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास जो होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला था और हमने बोला था अगर हम उस सॉल्यूशन को देखते हैं तो उस सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं कि डैम्पिंग जो है तीन तरह की हमारे पास होती है। तो इसमें जो सबसे पहले टाइप की डैम्पिंग थी वो थी हमारे पास हैवीली डैम्प्ड ऑसिलेटर। और जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे पास जो हैवीली डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उसकी जो कंडीशंस हमारे पास होती है वो कंडीशंस हमारे पास होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। मतलब ऑसिलेटर को हम जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है, डैम्प्ड ऑसिलेटर को हम हैवीली डैम्प्ड तब बोलेंगे जब बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो बी स्क्वायर होता है ये हमारे पास डैम्पिंग टर्म होती है। जो बी स्क्वायर होता है वो हमारे पास डैम्पिंग टर्म होती है और जो हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है इसको हम स्टिफनेस टर्म यहाँ पे बोलते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी डैम्प्ड ऑसिलेटर आपका हैवी डैम्प कब होगा अगर जो हमारे पास अगर बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारे पास होगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर की। तो बी हमें पता है कि वो डैम्पिंग फोर्स में होता है। अगर आप डैम्पिंग फोर्स का एक्सप्रेशन देखें तो वो हम क्या लिखते हैं एफ डी इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में हमारे पास आता है एफ डी इक्वल टू आर इंटू डी एक्स बाई डी टी। और जो बी होता है वो आपका आर बाई टू एम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी में आर है, बी की वैल्यू में आर है। तो इसलिए जो बी है इसको हम कई बार ये बोल देते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर इसमें इंक्लूड है, जिसको आर का डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये आर जो होता है डैम्पिंग फोर्स में भी होता है। तो इसलिए डैम्पिंग के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारे पास ये आर या बी होता है। अगर डैम्पिंग फोर्स के लिए आर रिस्पॉन्सिबल है तो आर और बी आपस में रिलेट होते हैं, तो हम बोलेंगे कि बी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्पिंग। इसलिए हम क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो इसका मतलब डैम्पिंग जो टर्म है बी स्क्वायर वो आपकी ज़्यादा होगी अगर एज कम्पेयर टू स्टिफनेस टर्म। तो ऐसे ऑसिलेटर में हमें डैम्पिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी और ऐसे ऑसिलेटर को हम जो है हैवी डैम्प ऑसिलेटर बोलते हैं। तो ये हमने पिछले कल किया था। फिर इसके बाद मैंने एक और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन छोटा सा स्टार्ट किया था कि मान लो हमारे पास यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस ऑफ एक्स थीटा हमारे पास जो है आपका ई रेट पावर थीटा प्लस ई रेट पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। और साइन ऑफ एक्स थीटा इक्वल टू ई रेट पावर थीटा माइनस ई रेट पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होता है। ये रिलेशन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और इनको हम हाइपरबोलिक कॉस और साइन थीटा बोलते हैं। लेकिन अगर सिंपल कॉस साइन होते हैं तब यहाँ पे कॉस थीटा ई रेट पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेट पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है। और साइन थीटा ई रेट पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेट पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कॉस एच और साइन एच के लिए एक्सप्रेशन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कॉस ऑफ एक्स थीटा प्लस साइन ऑफ एक्स थीटा जो है वो आपको कितना बनेगा ई थीटा। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे मतलब कॉस एक्स थीटा लेफ्ट साइड साइन एक्स थीटा, तो कॉस एक्स थीटा प्लस साइन एक्स थीटा विल बी इक्वल टू ई रेट पावर थीटा बाई 2 प्लस ई रेट पावर माइनस थीटा बाई 2। फिर
ई रेट ऑफ थीटा बाई 2 माइनस तो जो माइनस और प्लस वाली लास्ट वाली टर्म वो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा ई रेट ऑफ थीटा बाई 2, ई रेट ऑफ थीटा बाई 2 वो कितना होगा ई रेट ऑफ थीटा। और इसी तरह से आप इनको माइनस करते हैं अगर, मतलब कॉस ऑफ एक्स थीटा माइनस साइन ऑफ एक्स थीटा, यहाँ भी एक्स हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा ई रेट ऑफ माइनस थीटा। तो एक बार इन दोनों को आपने इसको और इसको ऐड करना है, तो आपके पास cos h और sin h ई थीटा के बराबर आएगा। और एक बार आपने पहली में से दूसरी को माइनस करना है, तो cos h थीटा माइनस sin h थीटा आपका ई रेट ऑफ माइनस थीटा के बराबर आएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो पता है हमारे पास जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सोल्यूशन था वो हमने निकाला था, वो था हमारे पास x इक्वल टू ई रेट ऑफ माइनस बी टी और a1 ई रेट पावर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 इंटू ई रेट पावर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो ये था हमारे पास जो आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उसका सॉल्यूशन, मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और लास्ट में हमने x निकाला। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है आपके पास ये आपकी ई रेट ऑफ थीटा ही है, ई रेट ऑफ थीटा है, और ये टर्म ई रेट ऑफ माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ई रेट ऑफ थीटा कितना होता है cos x थीटा प्लस साइन थीटा, ई रेट ऑफ माइनस थीटा कितना होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो x ई रेट ऑफ माइनस बी टी और यहाँ पे a1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा cos ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी और प्लस साइन ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो ये आ गया हमारे पास, ये पहले वाली टर्म जो है ये वाली। a1 हमने एज इट इज लिखा, लेकिन ई रेट पावर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी हमारे पास क्या हो गया cos ऑफ h थीटा प्लस साइन ऑफ h थीटा। तो ये है ई रेट पावर थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे कितना है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो थीटा के बजाय हमने इस वैल्यू को लिखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आपके पास आ गई। उसी तरह से जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है जो कि a2, और यहाँ भी हमारे पास वही आएगा cos ऑफ x थीटा cos ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी और माइनस साइन ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन बना, मतलब ई रेट पावर x का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, ई रेट पावर माइनस x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस और साइन हमारे पास आया। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हम क्या देखेंगे ई रेट पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे हमारे पास ये भी cos h है, ये भी cos h है, तो पहली और तीसरी टर्म में cos h है, तो इसलिए दोनों में cos h हमने कॉमन लेना है। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा a1 प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी और फिर प्लस a1 माइनस a2 और साइन ऑफ h अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो मतलब cos h दो जगह है, लेकिन उनके साथ में क्या है a1 और प्लस a2, तो इसलिए हमने क्या किया cos h को कॉमन लिया, अंदर बचा a1 प्लस a2। और वैसे ही sin h भी दो जगह है, दूसरी और चौथी टर्म जो है वो sin h है, तो दोनों का sin h हम जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ भी a1 है और इसके साथ भी a2 है। तो sin h जब आपने कॉमन लिया तो a1 माइनस a2 हमारे पास बचेगा, क्योंकि साइन के साथ यहाँ पे माइनस है लास्ट टर्म में, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बना। अब आपको पता है दो कांस्टेंट का सम कांस्टेंट होता है, जैसे 5 और 2 कांस्टेंट है, उनका सम 7 होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज
ई रेज पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे हम a1 प्लस a2 को मान लो a ले सकते हैं, a कॉस ऑफ h अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, और प्लस b यहाँ पे साइन ऑफ h अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है, दे आर नॉट पीरियोडिक। ये फंक्शन हमारे पास जो है पीरियोडिक नहीं होते। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है? जो अपने आप को कुछ टाइम बाद या एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो जैसे हमने साइन फंक्शन का ग्राफ देखा हुआ है, साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से हमारे पास होता है। हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमा यहाँ पे आता है, वो π/2 पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलता है, और मैक्सिमा अगेन यहाँ पे आता है, लेकिन ये फिक्स टाइम के बाद दोबारा से मैक्सिमा आपका उतने ही टाइम इंटरवल के बाद आपका यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे फंक्शन जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करते हैं उनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। साइन और कोसाइन तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, लेकिन ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक नहीं होते, इसलिए ये बार बार अपने को रिपीट नहीं करते। तो अगर हम इस x की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये हमारे पास ई रेज पावर माइनस बी टी है। तो अगर आप टाइम 0 लेते हैं तो ई रेज पावर 0 कितना होगा? 1। ई रेज पावर 0 1 होगा, लेकिन कॉस ऑफ h टी की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे भी t की वैल्यू हम जो है 0 पुट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? x की एक मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ सकती है। जब आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन जब t की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो हम क्या बोलेंगे? x जब आपका टाइम इन्फिनिटी होगा तो x की वैल्यू 0 हमारे पास होगी। तो हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम इसको किस तरह से शो कर सकते हैं? मान लो हम इधर को आपका टाइम ले लेते हैं और इधर को हम x ले लेते हैं। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये है टैन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और बोलते हैं अगर हम जो आप यहाँ पे टाइम लेते जाएंगे, t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2, t की वैल्यू 3, तो जब आप टाइम लेते जाएं तो x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे आपकी इक्वेशन होती है y=mx + c, x की वैल्यू चेंज करते जाओ तो y भी चेंज होता है। उस तरह से t की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो होते वो ग्राफ हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है। तो बताइए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास जो x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ पे थी, तो t = 0 पे x की कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो मिनिमम हमारे पास होगी। लेकिन जैसे जैसे आप t की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे जब हम पहुंच जाएंगे उसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करेंगे। बोलता है कि जब टाइम आपका बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा, तो तभी x 0 होगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसको मिलाया नहीं, क्योंकि t इन्फिनिटी आपका कहाँ पे होगा? बहुत दूर, वो बहुत दूर हमारे पास होगा। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि ये ग्राफ नीचे कहाँ पे मिलेगा? जाके बहुत दूर, कहीं दूर जाके मिलेगा, जिसका हम सोच नहीं सकते। इन्फिनिटी टाइम पे जाके मिलेगा। तो जब टाइम की वैल्यू t की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तभी x अगेन आपका 0 होगा। x यहाँ पे 0 था मान लो शुरू में, लेकिन बाद में आपका इन्फिनिटी पे 0 होगा। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन होती है, जो साइन x है, उसमें क्या होता है? पहले मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर 0, फिर मिनिमम, फिर उस तरह से थोड़ा नेगेटिव भी वैल्यू जाती है। लेकिन यहाँ पे तो ये 0 से पहले ही खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आपकी
हैवली डैम्प्ड ऑसिलेटर है, इस केस में ये ऑसिलेशन नहीं आपकी होगी। ऑसिलेशन क्या होती है? जीरो मैक्सिमम, जीरो मिनिमम, जीरो मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पहुँच रहा है और फिर ये जीरो पे पहुँच ही नहीं रहा है। तो हैवली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में ऐसा हमें बिहेवियर देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको ऑसिलेशन ही देखने को मिलेगी, एक पीक वैल्यू ऑफ एक्स देखने को मिलेगी और नेक्स्ट मिनिमा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये हम हैवली डैम्प्ड ऑसिलेटर को जो ग्राफिकली यहाँ पे बताते हैं। लेकिन फिर बोलता है कि अगर हम आर की वैल्यू चेंज कर दें तो आर की वैल्यू चेंज करने पे ग्राफ भी आपका इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास R1 के लिए ग्राफ है, ये हमारे पास R2 के लिए ग्राफ है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हमें पता है कि R हमारे पास जो B होता है वो आपका R/2M होता है। तो सॉरी R/M 2B के बराबर होता है। R/2M जो है B के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर हम R की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो नेचुरली जो B की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पास इस केस में जो X आपको देखने को मिलेगा उसकी लार्जर वैल्यू होगी। X की वैल्यू हमारे पास लार्ज होगी अगर R आप लार्ज ले रहे हैं, मतलब डैम्पिंग टर्म अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर डैम्पिंग टर्म ज़्यादा लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप R की वैल्यू कम लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास यहाँ पे कम देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि ये R2 कम है और ये R1 ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो R1 ज़्यादा है इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी और R2 हमारे पास कम है इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑसिलेटर है और उस ऑसिलेटर को हम डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उसको हम ऑसिलेशन अगर देते हैं तो बोलता है कि इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम लेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? x = 0। आपने देखा हुआ x = 0 को हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो जब आपने इसको ऑसिलेशन दी तो ये आपका इस तरह से चलेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, लेकिन दोबारा से x 0 होने के लिए ये इनफाइनाइट टाइम लेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ऑसिलेटर आपका मीन पोजीशन में आने पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए जो है टाइम लेगा, अगर हम यहाँ पे इसको हैवली डैम्प्ड ऑसिलेटर मानते हैं। तो हैवली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में आपका जो ऑसिलेटर है वो मीन पोजीशन में आने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेता है, या हम बोल सकते हैं वो पहुँचता नहीं अपनी जो मीन पोजीशन है उससे। तो ये था हमारे पास जो पहले टाइप का आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर था। अब हम सेकंड करेंगे जो कि हमारे पास है क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो हमारे पास केस 2 है और केस 2 में हम पढ़ेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो पहले को हमने हैवी डैम्पिंग इसलिए बोला क्योंकि उसमें हमारे पास जो डैम्पिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ऑसिलेशन होने ही नहीं देती। लेकिन इसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? किसी की बुराई करना। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी बुराई करनी पड़ती है क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर में। वो क्या है वो हम यहाँ बीच में बात करेंगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर हमारे पास क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इफ़ B² इज इक्वल टू ω0² देन oscillator is called critically damped oscillator। अगर जो डैम्पिंग टर्म है
वो लगभग इक्वल है आपकी स्टिफनेस टर्म के। मैंने पहले बताया था कि बी स्क्वायर को हम डैम्पिंग टर्म बोलते हैं और ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम स्टिफनेस टर्म बोलते हैं। तो ये दोनों ही टर्म अगर इक्वल हैं तो उस केस में ऐसा जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर होता है उस डैम्प को हम क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। तो अगर हम अब x की वैल्यू को दोबारा देखें तो हमने क्या किया था कि जो डैम्प ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट थी वो हमने ली थी e⁻ और यहाँ पे था हमारे पास a1 e⁻√ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t प्लस a2 इंटू e⁻√ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t। तो अगेन हम उसी इक्वेशन पे आएंगे जो हमने डैम्प ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है या डैम्प ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है। तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास इतनी होती है। लेकिन अगर हम इसको बोलें कि हमारे पास हमने एक्सप्लेन करना है क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर को, तो क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में b स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही टर्म यहाँ पे बराबर होगी तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। अगर ये भी 5 है ये भी 5 है तो 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इफ सो x विल बी इक्वल टू e⁻bt a1 e⁻0 इंटू टी प्लस a2 e⁻0 इंटू टी। तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 बनेगा क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो x हमारे पास बनता है e⁻bt a1 प्लस a2। और आपको पता है कि दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू g इंटू e⁻bt। तो a1 प्लस a2 जो कि दोनों ही कांस्टेंट है, इनको मैंने g के बराबर मान लिया और यहाँ पे e⁻bt हमारे पास यहाँ पे आया। तो पता है क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में हमारे पास जो x है वो इस तरह से वेरी करता है। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली आपकी यहाँ पे डीके करती है और एक्सपोनेंशियली भी वही ग्राफ, वैसा ही ग्राफ हमारे पास होगा जैसा हमने पहले लिया था कि t इधर को x इधर को, और इस केस में भी हमारे पास जो है वही इन्फिनिटी पे जाके ये आपका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप t 0 लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जब टाइम आपका 0 होगा तो x g के बराबर होगा, तो x की कुछ वैल्यू होगी g। लेकिन जब आप t इन्फिनिटी लेंगे तो e⁻∞ कितना होगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, x विल बी 0 एट टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी t जब आप इन्फिनिटी लेंगे तभी ये x आपका 0 होगा। तो इसलिए ये ग्राफ आपका क्रिटिकली डैम्प्ड का भी लगभग इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ कहाँ से आया, आपने डिफरेंट टाइम में ट्राई किया, t की वैल्यू आपने 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक पुट की और x की वैल्यू निकाली, उसको प्लॉट किया। और आपने देखा होगा जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट करते हैं उसका प्लॉट इसी तरह का होता है, e⁻x का ग्राफ। अगर y को e⁻x आप लिखते हैं और वहाँ पे आप x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 करते जाते हैं तो ग्राफ आपका इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे आता है। बोलता है ये हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर है। लेकिन अब हम क्रिटिसिज्म करेंगे, यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म करेंगे, आपने देखा हुआ है अगर आपके पास एक लीनियर सॉल्यूशन होती है, लीनियर सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो उस केस में हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास एक ही होता है उस इक्वेशन का। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है, dy/dx इक्वल टू समथिंग 5, तो उस केस में उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें एक ही कांस्टेंट आपका आता है। मतलब हमारे पास dy, जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि dy/dx अगर हमारे पास 5 है
तो y निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं और साथ में एक कांस्टेंट आता है और आपका यहाँ पे y निकल जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली और उसका सॉल्यूशन निकाला तो उसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें बोलता है कि दो कांस्टेंट आने चाहिए और आते भी हैं। आप एक बार उसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दूसरी बार उसको इंटीग्रेट करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट आता है। तो इसलिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट आपके पास होते हैं। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके सॉल्यूशन में तीन कांस्टेंट होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें एक ही कांस्टेंट है, लेकिन ये सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो सेकंड ऑर्डर है। मैंने पहले लिखी थी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें d²/dt² भी हमारे पास था। तो ये हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है एक, जो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो है दो कांस्टेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब कि हम इसका सॉल्यूशन नहीं मान सकते। ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे हम बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसको नहीं हम कंसिडर करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर बोलते हैं हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और चेंज यहाँ पे करते हैं। वो चेंज हम क्या करेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो b² माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का अंडरूट है, इसको हम डेल्टा ले लेते हैं। लेट b² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का अंडरूट इक्वल टू डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि b² थोड़ा सा बड़ा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तभी हमारे पास कोई नंबर आएगा। अगर आपने बराबर कर दिए दोनों तब तो जीरो आएगा। b² ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर हैं, लेकिन कंडीशन भी हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड की क्या है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। पर बराबर तो ठीक है, बराबर ठीक है, लेकिन एक बराबर होता है बिल्कुल बराबर, एक बराबर होता है कि डेसिमल में फर्क। तो अगर हम लोग डेसिमल में फर्क डाल देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास बहुत कम है, और हम क्या करते हैं इसलिए अंडरूट ऑफ b² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का अंडरूट इक्वल टू डेल्टा। इनका डिफरेंस हम बहुत छोटा ले लेते हैं, इसको हम डेल्टा मान लेते हैं। तो जब हम इसको डेल्टा मान लेंगे तो जो सॉल्यूशन हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का निकाला हुआ था उसमें ये वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू e⁻ माइनस bt, और यहाँ पे था a1 e⁻ अंडरूट ऑफ b² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t, और प्लस a2 इंटू e⁻ माइनस अंडरूट ऑफ b² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t। तो अब हम इसको बोलें कि डेल्टा के बराबर है, तो इसलिए देयरफॉर x विल बी इक्वल टू e⁻ माइनस bt, और यहाँ पे हमारे पास आएगा a1 e⁻ डेल्टा इंटू t, क्योंकि इसको हमने डेल्टा मान लिया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a2 e⁻ माइनस डेल्टा इंटू t। ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनेगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी। अब आपको पता है यहाँ पे e⁻ डेल्टा t है। अब हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि हमारे पास e⁻x जो होता है वो 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन हमारे पास होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि e⁻ माइनस x 1 माइनस x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इन फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये भी e⁻x है डेल्टा t,
ई रेट पावर डेल्टा टी है, मतलब ई रेट पावर एक्स है, ये ई रेट पावर माइनस डेल्टा टी है, ई रेट पावर माइनस एक्स है। तो दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बताइए ये फॉर्मूले जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इट इम्प्लाइज कि हमारे पास जो एक्स है वो आपका बनेगा ई रेट पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे बनेगा ए वन इंटू 1 प्लस डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस डेल्टा टी प्लस सो ऑन, और ये हमारे पास बनेगा प्लस ए टू ई रेट पावर सॉरी ए टू इंटू 1 माइनस डेल्टा टी एंड सो ऑन। तो A1 को मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन ई रेट और डेल्टा टी को मैंने एक्सपेंड करके लिखा। तो बोलता है आपने इसमें दो ही टर्म लेनी है, पहली और दूसरी, तीसरी लेनी है क्योंकि तीसरी में डेल्टा टी का स्केयर आएगा और डेल्टा बहुत छोटा है। और मैंने बोला था कि डेल्टा बहुत छोटा है, डेसिमल में है, और उसका स्केयर आप करते हैं वो और भी छोटा हो जाता है। तो इसलिए जो स्केयर वाली टर्म है, क्यूब वाली टर्म है, पावर 4 वाली टर्म है, वो सारी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है दो ही टर्म लेंगे, इसलिए x हमारे पास जो है ई रेट पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे A1 और प्लस A1 डेल्टा टी और प्लस A2 माइनस A2 डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे आएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ई रेट पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 और प्लस A1 प्लस माइनस A2 इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम देखें A1 और A2 बिना डेल्टा टी के है, इनको हमने इकट्ठा लिखा, लेकिन A1 के साथ में डेल्टा टी है, A2 के साथ में डेल्टा टी है, तो इनको मैंने अलग लिखा, और इनमें हमने जो है डेल्टा टी को कॉमन लिया, तो A1 माइनस A2 हमारे पास यहाँ पे बचा। अब अगर हम देखें A1 प्लस A2 भी एक कांस्टेंट है और A1 माइनस A2 भी एक कांस्टेंट है। आपको पता है दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट होता है, दो कांस्टेंट का डिफरेंस भी एक कांस्टेंट होता है, लेकिन सम कुछ और होता है, डिफरेंस कुछ और होता है। तो इसलिए जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई रेट पावर माइनस बी टी, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू डेल्टा टी। तो A1 प्लस A2 को हम A मान रहे हैं और A1 माइनस A2 को हम B यहाँ पे मान रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो यहाँ पे टाइम इंटरवल है, अगर हम इसको मान लो T ही लिख देते हैं, ये जो डेल्टा T है, तो आपको पता है कि ये x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है एक तरह की। तो अगर ये लेंथ है तो ये पहली टर्म भी लेंथ होगी, ये दूसरी टर्म भी लेंथ होगी। लेकिन ई रेट पावर समथिंग इज ए नंबर, ई रेट पावर समथिंग इज ऑलवेज ए नंबर। तो ये हमारे पास एक नंबर रहेगा, लेकिन x लेंथ है तो a भी लेंथ होगी। ये तो एक नंबर है, नंबर के साथ में लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपकी तभी ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है जब वो सेम हो। आप क्या बोलते हैं, मास में आप मास ऐड कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बोलते कि मास में आप लेंथ को ऐड कर सकते हो। कभी नहीं किया आपने कि 5 किलोग्राम प्लस 5 मीटर कितना हुआ, वैसे नहीं आप करते। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड को हम लेंथ मान के चल रहे हैं, तो राइट साइड में दोनों टर्म भी आपकी लेंथ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जो डायमेंशन होंगे वो लेंथ के डायमेंशन होंगे, और बी डेल्टा टी के डायमेंशन भी हमारे पास जो है लेंथ के होंगे। लेकिन ये है टी, ये है टी, तो आपको पता है कि टी टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, तो तभी लेंथ बनेगा। अगर हम बोलें कि टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के डायमेंशन क्या होने चाहिए, वेलोसिटी के, बी के डायमेंशन वेलोसिटी के होने चाहिए। जो यहाँ पे बी है हमारे पास, इट शुड हैव डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड इट हेयर विद टाइम। तो टाइम मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस एंड लेंथ आर सेम।
तो अगर हम x को लेंथ मान रहे हैं या डिस्टेंस मान रहे हैं तो ये भी हमारे पास डिस्टेंस है। इसको डिस्टेंस बनाने के लिए टाइम इंटू वेलोसिटी हमारे पास होना चाहिए, तो b मतलब वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास बना। अब सही जिसकी बात हम कर रहे थे कि ये हमारे पास जो है अब क्रिटिकली डैम्प ऑसिलेटर के केस में ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगी, क्योंकि इसमें इसके सॉल्यूशन में दो ही कांस्टेंट हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली थी, उसका ये सॉल्यूशन है x, और इस सॉल्यूशन में यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो ये ठीक है। जो क्रिटिसिज्म हमने किया था वो ठीक है, और हमने इस गलती को थोड़ा सा सुधारा। हमने बोला कि b स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर का डिफरेंस 0 नहीं आता है, उनका डिफरेंस थोड़ा सा बहुत कम आता है, जिसको हम डेल्टा लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये चीज़ आएगी, लेकिन ग्राफ इसका सेम ही रहेगा क्रिटिकल डैम्प का। क्यों? क्योंकि यहाँ भी e⁻ है, तो t अगर इन्फिनिटी होगा तो x आपका 0 होगा, तो वही ग्राफ इसका क्रिटिकली डैम्प का हमारे पास रहेगा। फिर इसके बाद हम करेंगे जो लास्ट केस है इसका, वो है लाइटली डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर।